एक फैसला कोर्ट कर दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले के, जब से काजी फैसल चीफ जस्टिस बने हैं, एक फैसला भी काजी फैसल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ दिया, एक भी फैसला नहीं। लेकिन हक में आपको फैसले मिलेंगे या हुक्मनामे मिलेंगे, वो नहीं मानेंगे। आप देखेंगे इलेक्शन वाला जो मामला है उस पर 8 फरवरी की तारीख आई, वो किसकी दरखास्त थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर थे आबिद ज़ुबैरी साहब, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान वसीम। बात करेंगे हम एक तो कागजात नामजदगी, किसी के मंजूर किसी के मुस्तरद, और फिर किसी एक हल्के से मंजूर और दूसरे हल्के से मुस्तरद। ये क्या कहानी है इसकी, और जो सोशल मीडिया पे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ हो रहा है, ख़ास तौर पर पीटीआई के लोगों की तरफ से या पीटीआई के हमदर्दों या एक्टिविस्टों की तरफ से। तो पहले इमरान वसीम ये बताएं कि हिबा चौधरी, फवाद चौधरी की अहलिया, उनके एक सूबाई हल्के से कागजात नामजदगी इसलिए मुस्तरद हो गई कि उन्होंने वापस ले लिए जो इतराज़ात उन पे हुए थे, और इतराज़ात पे रिटर्निंग अफसर का फैसला था, उसके खिलाफ उन्होंने अपील की थी, वो उनने वापस ले लिए और वो एक हल्के से नाहल होगी और बाकी से शायद वो अहल हो जाए। और फवाद चौधरी को भी इसी बुनियाद पर नोटिस हुआ है कि उनकी अहलिया ने जो पेपर जमा करवाए थे, उनमें कुछ असासे या उनकी कुछ बैंक अकाउंट से और कुछ गैर मुल्की दौरे नहीं थे। तो ये क्या चक्कर है, कहीं से शाह महमूद कुरैशी के मंजूर और कहीं से मुस्तरद? देखिए, ये दोनों अलग अलग केस हैं मुराद साहब। जहां तक पहले की अगर हम बात करें हिबा फवाद चौधरी की और फवाद चौधरी की, इसमें कुछ गुत्थियां ऐसी हैं जो अभी सुलझना उनका रहता है। क्योंकि आज जो अब तक रिपोर्ट हुआ है, जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक तो हिबा फवाद चौधरी के नॉमिनेशन पेपर पे एक आरओ के सामने ये एतराज उठाया गया था, गालिबन कुछ ऐसे बैंक अकाउंट्स हैं और कुछ उनके गैर मुल्की दौरे हैं, उनका उन्होंने नॉमिनेशन पेपर में जिक्र नहीं किया था। अच्छा, इसके साथ पैरेलल जो उनके अपने खामन के नॉमिनेशन पेपर थे वो अपीलेट ट्रिब्यूनल से कल एक्सेप्ट हो गए थे, कि वो मंजूर कर लिए गए थे। लेकिन आज जो डेवलपमेंट हुई है कि इन एतराजात के ऊपर जो उनकी अहलिया पे लगे हैं कि आपने अपने फॉरेन ट्रिप नहीं बताए, वो छुपा लिया अपने नॉमिनेशन पेपर में, आपने अपने चंद बैंक अकाउंट्स नहीं बताए, वो आपने छुपा लिए। तो इस पे हिबा फवाद चौधरी साहब ने अपने नॉमिनेशन पेपर उस मुतलका आरओ से तो वापस ले लिए, अपनी अपील जो थी रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ वापस ले ली। लेकिन बात यह है कि जो एतराज वहां पे उठ गया है, अब जब आप नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हैं तो आप अपनी अहलिया के भी एहसास बताते हैं, उनके भी मामला के हवाले से आप रिटर्निंग ऑफिसर को आगाह करते हैं। अब इसी नुक्तों के ऊपर जो फवाद चौधरी के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हुए थे, इसी नुक्ते पे आया कि फवाद चौधरी साहब ने अपनी अहलिया के जो अकाउंट्स हैं वो तो नहीं छुपाए, अहलिया के जो फॉरेन ट्रिप्स हैं उनको तो नहीं छुपाया। इन एतराजात के ऊपर अब टेक्निकली उनके दोबारा से एतराजात फवाद चौधरी के नॉमिनेशन पेपर पे बहाल हो गए हैं और 9 जनवरी तक उनसे जवाब तलब कर लिया गया है। और जहां तक आपने बात की कि एक हल्के से ये सारा मामला हुआ है, सूबाई असेंबली के एक हल्के से, बाकी हल्कों से उनके नॉमिनेशन पेपर हिबा फवाद चौधरी के एक्सेप्ट हुए हैं, तो अब ये मामला पूरे ही मामले को अपनी लपेट में ले लेगा। क्योंकि अपीलेट ट्रिब्यूनल ने फिर जो जिन्होंने एतराज उठाया है, वहां से दूसरे जो लोग होंगे वो उस हल्कों में भी पहुंच जाएंगे कि यहां से रिजेक्ट हुए हैं इस एतराज पे, तो दूसरे हल्कों में भी वही एतराज अप्लाई होगा, तो वो दूसरे नॉमिनेशन पेपर की रिजेक्शन का इम्कान भी पैदा हो जाएगा। अगर इसी तरीके से हुआ है कि फॉरेन ट्रिप्स भी जाहिर नहीं किए और बैंक अकाउंट्स भी जाहिर नहीं किए, तो अपने नॉमिनेशन पेपर तो उनके रिजेक्ट होने का इम्कान है जो अहलिया है फवाद चौधरी साहब की। लेकिन यह मामला फिर ओवरलैप करेगा फवाद चौधरी साहब पे भी, उनके नॉमिनेशन पेपर भी क्वेश्चन में आ चुके हैं। और अगर ये साबित नहीं कर पाए कि उन्होंने फॉरेन ट्रिप्स नहीं किए, अकाउंट नहीं छुपाए, तो फिर फवाद चौधरी साहब के नॉमिनेशन पेपर भी जो है वो भी जो एक्सेप्ट हुए हैं वो भी रिजेक्ट हो जाएंगे। दूसरी आपने बात की थी उनकी शाह महमूद कुरैशी साहब की। अब शाह महमूद कुरैशी का उनका अपना एक केस है। उनका जो सिंध से एनए गालिबन 214 बनता है, उमरकोट से उनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो गए थे, पहले रिजेक्ट हुए थे आरओ से, लेकिन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने उनको एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन मुल्तान से उनके जो नॉमिनेशन पेपर हैं वो आरओ से भी रिजेक्ट हुए थे, लेकिन आज अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी शाह महमूद कुरैशी की अपील को रद्द कर दिया है। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा। मुल्तान के नॉमिनेशन पेपर वाला शाह महमूद कुरैशी साहब अपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला अपने वकला के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, तो ये मामला ऐसे लगता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब वाला ये सुप्रीम कोर्ट में आके सेटल डाउन होगा। ये आपको ये लगता है कि अगर एक जगह एक हल्के से कोई उम्मीदवार अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हुए उसके साथ एक चीज डिक्लेयर नहीं करता और वही उम्मीदवार उसके बाद या उसी वक्त में किसी दूसरे हल्के से नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हुए अपने सारे एसेट्स दुरुस्त तरीके से वो करता है, तो जिस जगह से मंजूर हुए हैं इस बुनियाद पर इस जगह उन्होंने गलत बयानी किया, दूसरी तरफ से फिर बाद में जाके नामंजूर हो जाए। अगर तो वही एतराज है,
देखिए ना, एक एक अगर आपने हल्के में बिल्कुल ठीक भरे हैं फिर तो वो रिजेक्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर वही डेफिशिएंसी जो आपके दूसरे हल्के में जहां से रिजेक्ट हुए हैं वो इसमें भी पाई जाती है, लेकिन यहां से एक्सेप्ट हो गए हैं, लेकिन वो जो डेफिशिएंसी आपके दूसरे हल्के में पाई गई है फिर उसका उसके कॉन्सिक्वेंस आपको इस पर भी फेस करना पड़ेंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि किसी एक हलके से कागजात नामजदगी नामंजूर या मुस्तरद किए जाने का असर उस वक्त दूसरे हलके में होगा कि अगर आपने वहां भी वो चीज़ शो नहीं की, बिल्कुल और ऐसे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आके सेटल्ड होगा। हाँ। अब हमारे पास एक और मौजू है। चीफ जस्टिस काजी फाइज आजकल खबरों में है, अभी उन्होंने तकरीर भी की है, जुडिशल अकेडमी में उन्होंने खिताब किया है और वो कह रहे हैं कि हम निज़ाम इंसाफ को बेहतर बना रहे हैं। लाइव ट्रांसमिशन जो जारी है सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ केसेस की, अब भुट्टो ज़ाती रेफरेंस फिर सुना जाना है। तो एक तो ये बताएं कि लाइव का कितना फर्क पड़ा है, लोग कितने इससे कुछ वो हुए हैं, या इसको भी लोग अपने अपने हिस्से के वो क्लिप काट के सोशल मीडिया पे मुतहरक हैं, और इसका तहरीक इंसाफ के बयानिए पे कोई असर पड़ा है या वो अभी तक उसी तरह कायम? देखिए, अगर तो आप कोई अक्ल या समझ बूझ रखते हैं तो आप लाइव स्ट्रीमिंग से बहुत सारी चीजें जो बुकला आके बाहर आके बताते हैं कि हमने अंदर ये कर दिया, फलां कर दिया, ऐसे कर दिया, हमने जज साहब को कन्विंस कर लिया, या जज साहब को जो रिमार्क्स थे उस पर अपना अपना जवाब दे दिया, हमारी बड़ी तैयारी थी, हम तो बड़ी तैयारी करके आए थे लेकिन फैसला हमारे खिलाफ आया, हमारे साथ तो नाइंसाफी हो गई, इंसाफ का कत्ल हो गया। ये सारी चीजें अब अवाम बराह रास्त टीवी पे बैठ के देखते हैं। लेकिन बात यह है कि वो जो आपने बात की कि लोग समझते कितना है, और जो मैंने ऐड किया कि लोगों की अकल समझ बूझ कितनी है, या लोगों की एफिलेशन किसी सियासी जमात के साथ कितनी है। मैं इसकी मिसाल आपको वही ऐसे दूंगा कि पिछले दिनों एक सर्वे हुआ एक न्यूज चैनल पे, एक मारूफ एंकर ने किया, लाहौर के हल्के में पूछा गया लोगों से कि आप किसको वोट देंगे। कोई नून लीग का कह रहा था, कोई नवाज शरीफ का नाम ले रहा था, कोई शहबाज शरीफ का ले रहा था। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी खासे जो है वो सपोर्टर आए, उन्होंने भी कहा कि हम तो इमरान खान को देंगे, जिसको बेशक खंबे को भी खड़ा कर दें। तो उसमें हुआ ये कि वो 37 मिनट का प्रोग्राम होता है, 1 घंटे का, आपको पता है। जो भी एंकर करता है 7 बजे की स्लॉट में, 8 बजे की स्लॉट में या 10 बजे की स्लॉट में 1 घंटे का प्रोग्राम होता है। तो उसमें एक मखसूस जमात के जो वॉरियर कह लें या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कह लें या सपोर्टर साफी कह लें, उनकी तरफ से ये हुआ कि 37 मिनट के क्लिप में से उन्होंने 4 मिनट का क्लिप निकाला कुछ जोड़ के, ये देखें जी ये फलां हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आ गया। तो उसमें मैंने उस भाई से कहा कि आपको 37 मिनट के प्रोग्राम से सिर्फ 4 मिनट के क्लिप मिले और आपने वो सोशल मीडिया पे छोड़ दिया, वायरल कर दिया, ये दिखाने के लिए कि एक सियासी जमात की फलां हल्के में बड़ी बर्तरी उसको हासिल है। तो बाकी जो उस प्रोग्राम के 32 मिनट हैं या 31 मिनट हैं, उसमें लोगों ने क्या कहा वो भी आप बताते। आपने तो सिर्फ 4 मिनट का क्लिप लगाया, लेकिन फिर हमने देखा कि उससे उस सियासी जमात की जो ओपोनेंट सियासी जमात थी, उनकी तरफ से भी फिर उसी प्रोग्राम के क्लिप निकाल के दिखाए गए, वो कुछ और कहानी बयान कर रहे थे। और पहले वाले जो साहब थे यूट्यूबर जो किसी एक सियासी जमात को सपोर्ट करते थे, वो एक और एंगल लोगों को दिखाना चाह रहे थे। तो ये चीजें तो हैं। तो जब आपकी आंखों के आगे एक ऐनक लगी हो और आपने उसी ऐनक से उसी अंदाज से मामलात को देखना है, तो बेशक आप लाइव स्ट्रीमिंग कर दें, बेशक आप लाइव स्ट्रीमिंग ना करें, उन्होंने उन मामलात को उसी अंदाज से देखना है। अब आप देखें ना कि जो पीटीआई के मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं, अब काजी फायसा के खिलाफ ट्रोलिंग की जाती है कि हमें उनसे इंसाफ नहीं मिलता। एक फैसला कोर्ट कर दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले के, जब से काजी फायसा चीफ जस्टिस बने हैं, एक फैसला भी काजी फायसा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ दिया हो, एक भी फैसला नहीं। लेकिन हक में आपको फैसले मिलेंगे या हुक्मनामे मिलेंगे, वो नहीं मानेंगे। आप देखेंगे इलेक्शन वाला जो मामला है, उस पर 8 फरवरी की तारीख आई, वो किसकी दरखास्त थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर थे आबिद जुबैरी साहब, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। कि अगर थॉट्स निकाल के सोशल मीडिया पे निकाल के देखेंगे, आपको वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लिंक नजर आएंगे या सिंक नजर आएंगे। तो वो उस दरखास्त को टेकअप किया गया 11 दिनों के अंदर। हालांकि वो 1 माह दरखास्त जो है बंदियाल साहब के दौर में सुप्रीम कोर्ट में पड़ी रही। बंदियाल साहब के दौर में पिटीशन ये लेके आए थे कि 90 दिनों में इलेक्शन करवाया जाए। तो अब सवाल पूछते हैं काजी फायसा से कि 90 दिन में इलेक्शन क्यों नहीं हुआ? भाई काजी फायसा ने तो जब टेकअप किया, जब वो चीफ जस्टिस बने, प्रैक्टिस प्रोसीजर केस को उन्होंने कंक्लूड किया, उसके 11 दिनों के अंदर केस को डिसाइड कर दिया। और फिर पीटीआई के वकला से पूछते रहे कि 90 दिनों में अगर इलेक्शन नहीं हुआ तो बताएं किसको जिम्मेदार ठहराएं। तो वो आए बाएं शाएं करते थे, क्योंकि वो मामला फिर सदर साहब की तरफ भी जाता था, आरिफ अलवी साहब की तरफ, उनका नाम भी नहीं लेते थे। लेकिन 11 दिनों में उन्होंने इलेक्शन की डेट दे दी। ये गलबन 3 नवंबर की बात है।
और 90 दिन 6 नवंबर को 7 नवंबर को पूरे हो रहे थे। क्या सुप्रीम कोर्ट अगर उस वक्त फैसला कर देती, पहले तो आप पूछे ना कि बंदियाल साहब ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन क्यों नहीं करवाए, चाहे वो पंजाब का मामला हो, चाहे वो केपीके का मामला हो, चाहे वो अपने नेशनल असेंबली का मामला हो, वो चुप करके क्यों नहीं बैठ रहे, जो जिम्मेदारान थे उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया, उनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा। काजी फैसल साहब ने उन्होंने 11 दिनों में इस केस को डिसाइड किया, उनसे पूछते हैं कि 90 दिनों में क्यों नहीं हुए। भैया आपको डेट ले दी, अगर 90 दिनों में नहीं हुए, आप आज पिटीशन ले आए, उसमें जिम्मेदारों के नाम डालें, देखें वो टेकअप होती है कि नहीं होती, होगी टेकअप वो भी। लेकिन आप खुद नहीं चाहते कि आपके पार्टी के जो कारकुन हैं, जो इस वक्त सदर पाकिस्तान हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन हो, क्योंकि आपको उसका किसी न किसी तरीके से फायदा पहुंच रहा है। अब मिलिट्री कोर्ट वाला केस ले लें, वो भी इंडायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में लेके आई। जब बंदियाल साहब रिटायर्ड हो गए और प्रैक्टिस प्रोसीजर का फैसला हो गया, तो बंदियाल साहब उस बेंच को हेड कर रहे थे, तो काजी साहब चाहते थे उस बेंच में, क्योंकि कमेटी में उनकी अक्सरियत है, तो वो चाहते अगर तो बेंच की कंपोजिशन को चेंज कर सकते थे, उन्होंने नहीं की। उन्होंने बंदियाल साहब की रिटायरमेंट के बाद जो बाकी बेंच बचा वही बेंच बना दिया, ताकि केस, क्योंकि सिर्फ आधे घंटे की सबमिशन का रह गया है, ये केस कंक्लूड हो जाए। वो केस कंक्लूड उन्होंने करवाया, फिर उस पर अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा है। अब इस पे भी सवाल होता है कि अपील में हुक्म इम्तना दे दिया। भाई चलिए, आप ये सवाल उठा रहे हैं कि हुक्म इम्तना दे दिया, आप ये बता दें कि जिन जजेस ने मिलिट्री कोर्ट वाला फैसला दिया था, वो अभी तक तफसीली फैसला क्यों नहीं आया। अगली हियरिंग की डेट आने वाली है, वहीद मुराद साहब आपको ही पता है कि जनवरी के तीसरे हफ्ते में वो केस लगना है, मिलिट्री कोर्ट की अपीलें, फैसले के खिलाफ अपीलें, लेकिन अभी तक तफसीली फैसला नहीं आया। और तफसीली फैसला नहीं होगा, वो केस में मरतबा फिर एडजर्न हो जाएगा, हुक्म इम्तना फिर कंटिन्यू करेगा। कौन जिम्मेदार है उसका? लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त लेके आए, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच बना, आर्टिकल 184(3) की दरखास्त थी, कमेटी ने बनाया, काजी फैसल ने बेंच बनाया, सरदार तारिक मसूद ने बेंच बनाया, इजाजुल एहसन ने बेंच बनाया। अगर चाहते तो कोई और बेंच भी बन सकता था। सरदार तारिक मसूद, अतर मिनल्ला साहब, मंसूर अली शाह साहब ने डायरेक्शन जारी की, पीटीआई के हक में जारी की। उसके बाद अब कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन देख लें, वो काजी फैसल साहब ने खुद सुनी, उसमें आईजी पंजाब को नोटिस किया, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को किया, एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस किया। लेकिन ये कहते हैं कि ये सवाल भी ना पूछें कि आपने जो पिटीशन तैयार की है वो प्रॉपर आपने तैयार की है नहीं की, आपने इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट की है नहीं की, ये सवाल भी ना पूछें, लेकिन रिलीफ हमें दे दें। भाई तैयारी तो आपके वकला ने करके आनी है, सुप्रीम कोर्ट ने तो आपका रास्ता नहीं दिखाना। उससे हटके गलबन एक और भी कोई मामला है, मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें भी काजी फैसल साहब ने इनको रिलीफ दिया है। हाँ, वो लापता अफराद वाला जो सियासी मोटिव्स के तहत लेके आए थे, उसमें भी काजी फैसल साहब ने रिपोर्ट तो मांगी है, हुकूमत से मांगी है, वजारत दिफा से मांगी है, खारजा से अपना दाखिला से मांगी है। अब जिन लोगों का नाम ले रहे थे, इमरान रियाज खान की बात कर लें, फरूक हबीब की बात कर लें, उस्मान डार की बात कर लें, सदाकत अली अब्बासी की बात कर लें, उस्मान डार का अगर मैंने नाम लिया तो दोबारा ले लेता हूं, ये तो आप सुप्रीम कोर्ट में आए थे जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ, लेकिन वो लोग तो रिकवर होकर बाजियाब होकर सामने आ चुके हैं। क्या उन्होंने आके किसी मीडिया पे ये डिस्क्लोज किया कि उनको कौन उठा के लेके गया था? अफसार आलम साहब ने तो हिम्मत की थी, उनके लिए रेड कारपेट सुप्रीम कोर्ट में नहीं बिछाया गया था। इस पे भी बात होती है कि ये क्यों कहा जी हम इमरान रियाज खान के लिए रेड कारपेट नहीं बिछा सकते, ये क्यों पूछा कि इमरान रियाज खान कौन है, ये क्यों पूछा उस्मान डार कौन है, ये क्यों पूछा कि फरूक हबीब कौन है। आप वही खुद सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं, जब एक आप अदालत में आके आर्गू करते हैं तो सवाल होता है कि ये कौन है, इमरान रियाज खान कौन है, लापता है या लापता नहीं है, फरूक हबीब लापता है या लापता नहीं है, ये सवाल होता है। और फिर कहा जाता है कि मतीउल्लाह जान का नाम क्यों ले लिया, असद तूर का नाम क्यों ले लिया, उनको कैसे जानते थे। वो सारे दिन कमरे अदालत में होते हैं, वो सारे दिन कमरे अदालत में होते हैं। और फिर एक और नुकता भी है, ये बिल्कुल लापता हुए, ये मंजर-ए-आम पे भी आए, जैसे भी आए, उस तमाम बहस के कता नजर वहीद मुराद साहब, आप जानते हैं कि अदालतों में केस चलता है हक दावा की बुनियाद पे। जब आप खुद नहीं आएंगे तो आपके बिहाफ पे कोई और आपका केस नहीं लड़ सकता। उसमें क्या कहा जाता है कि आपका हक दावा नहीं है, मुतासरा फरीक खुद आए। तो जब मुतासरा फरीक खुद नहीं आएगा, जिसको प्यास लगी है, वो प्यास बुझाने के लिए कुएं के पास नहीं आएगा, तो कुआं खुद भी चल के प्यासे के पास नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे तो कानूनी बात हो रही है, ये तो हम मिसालें दे रहे हैं। तो अगर हक दावा उनका बनता है तो रास्ते आज भी सुप्रीम कोर्ट के खुले हैं, इमरान रियाज खान के लिए भी, उस्मान डार के लिए भी, सदाकत अली अब्बासी के लिए भी। लेकिन जाहिर सी बात है कि हमने एक मखसूस एजेंडा चलाना है। एक बंदा हमें पसंद नहीं है, एक तरफ आप कहते हैं कि उसके फैसलों पे हमें एतमाद नहीं, वो जानिबदार है, वो गैर जानिबदार नहीं, और दूसरी तरफ आपकी पार्टी के दीगर लोग कहते हैं कि हमें उस पर एतमाद भी है। आप एक दिन बाइकआउट करते हैं, मायूसी का इजहार करते हैं,
दूसरे दिन आप पटिशन लेके पहुंच जाते हैं कि हमारी पटिशन भी सुने, तो ये कॉल ऑफ फेल में उनका तजाद नजर आता है।